हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान कांड के कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से 1 या 2 नंबर आपका मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। जितने मैंने सीरीज बनाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के साथ साथ बहुत हर एक ऑप्शन के आपका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन आपको तैयार हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने का हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग इससे पूछा था, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। जो क्या महात्मा गांधी की जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो उसको बंद करना पड़ा था, तो उस किस कांड के लिए से चौरी चौरा कांड, चंपारण कांड, दांडी कांड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका चौरी चौरा कांड था जो आपका हुआ था, उसके वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, रद्द कर दिया था। ये हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। ये पूछता है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था कहाँ हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है चौरी चौरा जगह, वहाँ पर कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पूरे थाने को ही जला दिया था। तो ये किस सन में हुआ था आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। तो इस सन को भी याद रखेंगे। ये भी पूछता है किस सन में हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जगह इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने रद्द करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चन पर मैं स्टार लगाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे हुए कैसे भी। अरावली पहाड़ियाँ की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो अरावली पहाड़ी की श्रृंखला सीरीज है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी और अन्नामुढ़ी। तो अरावली पहाड़ियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे जो चोटी सबसे ऊंची चोटी है वो आपका गुरु शिखर है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। इसके याद करने का तरीका है कि शिखर जो शिखर होता है सबसे ऊपर होता है, तो इनमें से जिसमें शिखर होगा वही सबसे ऊंचा होगा। तो गुरु शिखर जो है आपका ये राजस्थान में पड़ता है, ये सबसे ऊंचा है, माउंट आबू में पड़ता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु नहीं धातु नहीं कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और हीलियम। तो कमरे के तापक्रम पर जो आपका ब्रोमीन है, ये अधातु है, ये अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछता है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु, अगर धातु पूछेगा तो उसका अलग आंसर होगा। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है आपका ब्रोमीन, सी पर। अगर पूछता कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो धातु जो होता है आपका पारा होता है। अगर धातु पूछेगा तो पारा होगा, अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि अगर कमरे की तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, पारा, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमियम। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है। तो इसका आंसर जो जाएगा ए पार्ट, जूल। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन किससे संबंधित है। जो हंटर कमीशन आया था किससे संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, स्त्री शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो हंटर कमीशन जो था आपका ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। तो इसका आंसर जो था आपका ए पार्ट, माध्यमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, क्या होता है कि जब बजट आता है उससे पहले सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो वो किस विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत सांख्यिकी संस्थान। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ही बजट को जारी करता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था। उसमें किसने भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने। तो तीनों सम्मेलन में जो भाग लिया था वो थे आपको बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर जो था आपका डी पार्ट, बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने एक में भाग लिया था, तीनों में नहीं लिया था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड, लंदन में हुए थे। तो इसमें सब तीनों किसने भाग लिया था। बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आधारिक भाषा कौन सी है। जो संयुक्त राष्ट्र है आपका यूएनओ, उसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और रूसी। अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की जो आधिकारिक भाषा है आपका ये है, अंग्रेजी है, फ्रेंच भी है, चीनी भी है, रूसी भी है, अरबी और स्पेनिश है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। ये सब आपका 6 लैंग्वेज आपके आधिकारिक लैंग्वेज है यूएनओ के। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेट कौन थे। इसका आंसर जो है आपका सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, विनोद कांबली। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले जो 13 शतक लगाया था वो आपका वीरेंद्र सहवाग थे। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, वीरेंद्र सहवाग।
अगला क्वेश्चन है भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। भांखड़ा नांगल जो बांध है आपका किस नदी पर बना है। चेनाब नदी पर, ताप्ती नदी पर, सतलुज नदी पर, रावी नदी पर। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट सतलुज, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। अगला क्वेश्चन है 1857 की, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। स्टार लगा लीजिए इसमें। इसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, वो ध्यान में रखना है बस, जिससे मैं हमेशा याद रखता हूँ। तो भारत के समय, भारत जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिन, मिंटो। तो उसका जो आपका गवर्नर जनरल था वो आपका कैनिन था। तो इसका आंसर जो था आपका सी पार्ट कैनिन। अब इसे याद करने का तरीका है जिसको मैं याद करता हूँ हमेशा कि क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी, हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था, किल कर दिया गया था, बहुत लोगों को मारा गया था। तो हम याद कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा ना वो था जिसमें कैनिंग से हम कैनिंग को हम किलिंग एज ए किलिंग के रूप में हम जोड़ सकते हैं, किलिंग, क्योंकि किलिंग हुई थी। वो 1857 की क्रांति में बहुत लोगों के क्रांतिकारियों का किलिंग हुआ था। तो इसलिए हम ऐसा क्लिक कर किलिंग तो उसमें कैनिंग, तो कैनिंग इसका आंसर जो जगह पर सी पार्ट कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था वो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। किलिंग एंड कैनिंग को हम रिलेट करके याद कर सकते हैं 1857 के। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए इसे 3 क्वेश्चन मैं आपको तैयार कराऊंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध से अगर आता है क्वेश्चन तो ये इसी तीनों में से कोई न एक आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं यहाँ से तैयार करूंगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो वैशाली में, कौशाम्बी में, सारनाथ में, पावापुरी में। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट सारनाथ, ये आपकी वाराणसी के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर तो आपका सी पार्ट हो गया, ठीक है, हो गया। अब पढ़ा है कुछ, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। तो याद करेंगे, लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ये पूछता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिवार या इन्होंने अपना शरीर कहाँ त्याग किया था, किस जगह पर अपना शरीर त्यागा था। तो आपका ये कुशीनगर जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर त्यागा था। तो इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। इनका जो जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। एक और चौथा क्वेश्चन याद कर लीजिए आप, देखिए इनका ये कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी बोधगया में हुई थी, ये आपका बिहार में पड़ता है। तो 4 क्वेश्चन आपके इससे तैयार हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम रट लीजिए। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में पड़ता है। इनको महापरिनिर्वाण या इनका अपना शरीर कब कहाँ त्याग गया था, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी आपको बोधगया में हुई थी, एक बोधि वृक्ष के नीचे। तो 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। जो अक्रिय गैसें होती हैं यौगिक रिएक्शन में भाग नहीं लेती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी अक्रिय गैसें जो यौगिक बना सकती हैं। हीलियम, जीनान, क्रिप्टॉन, आर्गन। तो उसमें से जीनान है आपका गैस, अक्रिय गैस ये आपका यौगिक बना सकती है। तो इसका आंसर जो था आपका बी पार्ट जीनान। अगला क्वेश्चन डायनामो का क्या कार्य है। डायनामो जो है इसका क्या कार्य होता है। यांत्रिक ऊर्जा पैदा करना, वैद्युत ऊर्जा पैदा करना, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना और वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो डायनामो जो आपका डिवाइस है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर जो था आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है विद्युत और चुंबकत्व के लिंक के बीच, जो विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक होती है उसकी खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने, डीजल ने, माइकल फैराडे ने, वोल्टा ने। तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच जो लिंक होती है उसकी खोज की थी डीजल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट डीजल। अगला क्वेश्चन है आज का 15वां क्वेश्चन है घेगा रोग किस तत्व की कमी से होती है। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग याद ही होगा ये तो, वैसे तो फिर भी आप याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, इसको रख लीजिए। घेगा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन जो नहीं सॉरी जो घेगा रोग है आपका ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही घेगा रोग होता है, सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन एक प्रकार क्या है। जो इंसुलिन होता है आपका ये इंसुलिन ये एक प्रकार का क्या है। जो इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन क्या, जिसको शुगर हो जाता है उसको इंसुलिन के टीका ये सुई लगवाया जाता है। तो वो इंसुलिन एक प्रकार क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है। तो इंसुलिन आपका जो है आप एक प्रकार का हार्मोन है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हार्मोन।
ये इंसुलिन का जो सुई जो लगता है आपका, ये शुगर के केस में लगता है। रक्त का पीएच क्या क्या होता है, कितना होता है, ये भी देखिए कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को याद ही होगा, वैसे ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच कितना होता है। 5.4, 6.2, 7.4, 8.7। तो रक्त का जो पीएच होता है आपका 7.4 होता है, तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट 7.4। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, किसके समकक्ष होता है? भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, विधानसभा अध्यक्ष के। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, उनका पद होता है आपका भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लगभग समकक्ष होता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इंडिया में जो राज्यसभा है वो कितने सदस्य होते हैं? 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य, जिसमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत में राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होगी वो आपका 250 है टोटल, जिसमें से क्या है कि 12 जो सदस्य होते हैं आपका ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम के लिए। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट 250, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, जो भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद, भाग और सूचियां हैं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, देख लीजिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, लास्ट तक आपका मैं एक्सप्लेनेशन कर बताऊंगा। एक क्वेश्चन के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो भारत के संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियाँ, 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 सूचियाँ, 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 सूचियाँ, और 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 सूचियाँ। तो आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है आपका 395 है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 सूचियाँ हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके याद रखें। कभी कभी देखिए 3 क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 हैं, कितने भाग हैं, तो 12 भाग हैं, कितनी सूचियां हैं, तो 12 सूचियां हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको तैयार हो सकते हैं। भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के। तो इनमें से जो भारत राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके उनके विरुद्ध अभियोग या महाभियोग चलाने कोई ऐसा नियम या प्रावधान नहीं है संविधान में। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, भारत के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग या महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। इसका आंसर जो हो गया बी पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए पहला क्वेश्चन तो यही तैयार होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन आईएनसी जिसे बोलते हैं, इनकी स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। तो उसकी स्थापना के समय जो था गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिंथियागो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड सैलिसबरी। तो 1885 के समय जो आईएनसी या इंडियन कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, इसके जो संस्थापक सदस्य यो ह्यूम थे, यो ह्यूम एक अंग्रेज थे। तो उस समय जो भारत के उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत की, वो थे आपका लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, लॉर्ड डफरिन। अब इसको याद करने का तरीका देखिए क्या करते थे, हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो वो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिन्हें देखते हुए, जिसके रहते हुए भी ये सब इतना काम हो गया, ये बनना ही नहीं चाहिए था। तो डफर था वो, एक तरह से डफर था, उसको कुछ आता नहीं था, अपना काम नहीं करता था। तो एक तरह से डफर पर्सन था, उसको मालूम नहीं चला कि इतनी बड़ी स्थापना होगी कांग्रेस पार्टी की, तो उसको रोकना चाहिए था। तो ऐसा आदमी होगा जो डफर होगा। तो लॉर्ड डफरिन, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं डफर से डफरिन को। तो लॉर्ड डफरिन जो था यही आपका उस समय गवर्नर जनरल था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, लॉर्ड डफरिन। याद करने का तरीका है डफर, कीवर्ड है आपका ये। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय है, उसका जो प्रथम सूफी संत थे आपका वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका जो ये आपका इनका दरबार है अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह है। तो चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये पूछा है, तो ये आपके राजस्थान के अजमेर में है। गांधी एरविन समझौता हुआ था किस सन में हुआ था? 1930 में,
1931 में, 1932 में, 1933 में। तो गांधी एरविन समझौता जो हुआ था आपका बहुत फेमस समझौता था, जिसके फलस्वरूप ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने रोक दिया था। तो ये आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट 1931। अगला क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन है, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, जो हड़प्पा ये सभ्यता थी या संस्कृति थी, उसका बंदरगाह कौन सा था? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तन। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था आपका नगर पत्तन जो नगर था आपका, ये लोथल था, तो या बंदरगाह था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो भारत में जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 2 3 4 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। देखिए मैं कैसे तैयार करता हूँ। सार्क की जो पहली बैठक हुई थी कहाँ हुई थी? तो पहला तो यही पूछता है कि जो सार्क संगठन है वो क्या है, या इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना बांग्लादेश की ढाका में हुई थी, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी आपकी वहीं हुई थी बांग्लादेश ढाका में। तो इसका आंसर जो था आपका ढाका बांग्लादेश। देखिए 4 ऑप्शन मैंने पढ़ा नहीं, तो इसका आंसर जो है आपका ढाका बांग्लादेश में हुई थी सार्क की स्थापना। इसमें कौन कौन सदस्य हैं देख लेते हैं। इसके सदस्य लगभग 8 सदस्य हैं इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। बट अप्रैल 2007 के में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। टोटल 7 सदस्य थे संस्थापक सदस्य, लेकिन बाद में 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें आ गया था। तो अब इसके टोटल कितने सदस्यों की संख्या हो गया? 8 हो गया। अब पूछता है कौन कौन है, तो आपका हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये 8 आपका जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया के चारों तरफ की, वो सभी के सभी इसके सार्क के सदस्य हैं। तो इसका आंसर जो था आपका ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें चीन नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चीन नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क में नहीं है। तो सार्क में चीन नहीं है। चीन के अलावा बाकी जितने नेबरिंग कंट्री इंडिया के सबके सब हैं। इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, और ये आपका 1985 में हुआ था। तो इसका ये अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना था आपका 2007 में। टोटल 8 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? जो प्रशासनिक सेवा का आईएसपीसी का जो एग्जाम होता था पहले आईएफएस का, उसका सेवा का जनक किसे कहा जाता था? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कार्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को। तो भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक जो बोला जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को बोला जाता है। तो उसका आंसर जो है आपका सी पार्ट लॉर्ड कार्नवालिस। अब तैयार ये कैसे तैयार कर सकते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस जो होता है बहुत काम करता है। कार्नवालिस कार करो, कहाँ करो, काम करो। तो कार्नवालिस जो था वो बहुत काम करता था, तो उसने प्रशासनिक सेवा का जनक बनाया था। उसने अपना प्रशासनिक सेवा करने के लिए आईएएस से लोग अच्छे से अच्छे अफसर को बनाया। तो लॉर्ड कार्नवालिस ही था जो उसका जनक बोलते हैं प्रशासनिक सेवा का। इसका आंसर जो आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन आप लोग के लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? कमलजीत सिंधु, बुला चौधरी, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो आपका बछेंद्री पाल थी। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट बछेंद्री पाल। अगला आज का 30वां क्वेश्चन है, किंडरगार्टन बालवाड़ी शिक्षा प्रणाली जिसे बोलते हैं किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के जनक कौन थे? मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, थॉर्नडाइक, पर्सिनन। तो किंडरगार्टन या बालवाड़ी जिसे शिक्षा प्रणाली बोलते हैं उसके जनक थे आपका फ्रोवेल। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट फ्रोवेल। ये आपका ये साइकोलॉजी का ये इसका क्वेश्चन है बाल विज्ञान का। तो किंडरगार्टन जो शिक्षण प्रणाली के जनक कौन थे आपको? फ्रोवेल थे। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है इस टेट और सीटेट के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है किंडरगार्टन के शिक्षण प्रणाली के जनक कौन थे आपका? फ्रोवेल थे। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इसको ये देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी गैस लीक हुई? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 ईस्वी में, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फास्फेट, मिथाइल आइसोप्रोपेन। तो भोपाल गैस जो त्रासदी थी आपका 1984 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बहुत लोग मर गए थे एक जहरीली गैस का। तो वो जो गैस थी वो कौन सी गैस की थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका आंसर जो था आपका ए पार्ट मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम बोलते हैं MIC इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। कभी कभी भी पूछ देता है शॉर्ट फॉर्म में MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसकी गैस की वजह लीक वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हो गया। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, प्रत्येक वर्ष जो होता है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? कितने प्रकार के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? कितने दिए जाते हैं? तो 5 पुरस्कार, 7 पुरस्कार, 4 पुरस्कार और 6 पुरस्कार। तो प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार आपका 6 दिए जाते हैं टोटल। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट 6। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए।
पहले तो होता है कि 6 दिए जाते हैं, हर साल 6 दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो 6 को 6 क्षेत्र पूछ देता है। कब तो इसमें कौन है, सबसे पहले आपका फिजिक्स हो गया, भौतिकी हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, आपका रसायन हो गया, उसके बाद मेडिसिन या मेडिकल का क्षेत्र हो गया, 3 हो गया आपका। उसके बाद क्या हुआ आपका ये शांति का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद क्या हुआ आपका ये आपका फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, ये आपका मेडिसिन का हो गया, आपके शांति का हो गया, उसके बाद लिटरेचर का हो गया आपका। टोटल आपके 6 हो गए, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर मेडिसिन, फिर इसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन आपका हो गया, ये चौथा हो गया आपका लिटरेचर। फिर क्या है, शांति हो गया, और एक और याद नहीं आ रहा है इसकी, 6 टोटल 6 होते हैं आपका। ये आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमी। अच्छा, एक इकोनॉमी भी मिल जाता है नोबेल पुरस्कार। ओके ओके, इकोनॉमी हो गया। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, ये आपका मेडिसिन हो गया, मेडिकल के क्षेत्र में हो गया आपका। उसके बाद क्या हुआ, ये साहित्य हो गया, उसके बाद आपका इकोनॉमी हो गया, उसके बाद आपका शांति के नोबेल पुरस्कार। टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 6 के 6 पूछ देता है, तो इसको याद करेंगे। तो आज मैंने एक्सप्लेन करके हर क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन आपको तैयार करके बनाया है। तो अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे हम अच्छे से वीडियो लाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं देता हूँ वो देख लेते हैं। आज 32 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आज का जो क्वेश्चन आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन जो देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए, खेल कूद में उत्कृष्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जो बहुत फेमस है? जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। जो आज का प्रश्न है, देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे इसके लिए सॉरी, मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया। इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।